उच्च शिक्षा, यात्रा, आध्यात्मिकता, भाग्य क्या खुल सकते हैं? भाग्य के दरवाजे क्या है? सूर्य देव का संकेत। आखिर सूर्य देव आपको क्या इशारा दे रहे हैं? क्या भाग्य में सकारात्मक रुख है या फिर सकारात्मक रुख में कुछ कमी आ सकती है? नमस्कार धनु राशि वालों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा चैनल पर, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो। और मैं आपके सामने आपका शाबरमन साधक प्रवीण। देखिए, सूर्य देव का प्रवेश आपके नवम भाव में हुआ है और नवम भाव मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। अगर हम सबसे ज्यादा किसी चीज को कुंडली में अच्छा कह सकते हैं, वैसे तो सारे के सारे भाव भी अच्छे होते हैं, लेकिन जिसको हमारे धर्म से जोड़ा जाता है, जिसको हमारे भाग्य से जोड़ा जाता है, जिसको हमारे पूर्व जन्म के फल से जोड़ा जाता है, वो होता है हमारा भाग्य भाव। और भाग्य भाव में सूर्य देव का आना बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मेरे मित्रों दे सकता है। और वो और भी ज्यादा सकारात्मक हो जाता है जब सूर्य देव स्वयं अपनी ही राशि में प्रवेश करें। धनु राशि वालों के लिए नवम स्थान में होती है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो नवम भाव में अपनी ही राशि में सूर्य देव का आगमन 17 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो सूर्य गोचर 2025 धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस जोडियक साइन के लिए क्या प्रभाव दे सकता है, आइए इसी पर मेरे मित्रों चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूर्य देव प्रतिष्ठा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। गवर्नमेंट जॉब का आधिपत्य भी कहीं ना कहीं सूर्य देव के पास ही है। हमारी आत्मा का कारक भी सूर्य देव ही कहा गया है और रोशनी के प्रतीक भी सूर्य देव है, अर्थात प्रकाश के प्रतीक भी सूर्य देव है मेरे मित्रों। तो क्या ये आपके भाग्य के पलड़े को मजबूत कर सकते हैं? क्या उच्च शिक्षा आप इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर सकते हैं? पिता के साथ संबंध आपके कैसे रहेंगे और किस प्रकार से आपके जीवन में मोड़ आ सकता है इस सूर्य गोचर 2025? मेरे मित्रों, 18 मई 2025 को केतु देव आपके नवम भाव में आ चुके हैं। अब केतु देव के इस नवम भाव में आने से कहीं ना कहीं भाग्य का कम साथ आपको मिला होगा। पिता का अनुभव, यानी कि या तो पिता से आपके वैचारिक कुछ मतभेद रहे होंगे, कुछ वैचारिक भिन्नता आपकी रही होगी, या फिर पिता का पूर्ण सानिध्य, परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको शायद ना मिल पाया हो। देखिए, जो चीजें बता रहे हैं ये सबके सब धनु राशि वालों के साथ हो ऐसा संभव नहीं। बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं होंगी तो उनको ये फील भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु केतु शनि की दशा चल रही है, खष्टेश की, अष्टमेश की, दशमेश की दशा चल रही है, उनको अपने जीवन में कठिनाई महसूस हुई होगी 18 मई 2025 के बाद, क्योंकि केतु देव आपके नवम भाव में आ गए और वही शनिदेव की ढैया धनु राशि वालों को शुरू हो चुकी है। 7.5 से निकले फिर भी आपको सुकून नहीं मिला। 2.5 साल वैसे ही आपके बीत गए उम्मीद की किरण को पकड़ते पकड़ते, लेकिन वहां भी पूर्ण उम्मीद आपको नहीं मिल पाई और अब ढैया शुरू हो चुकी। तो मेरे मित्रों, कुछ लोगों को देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जो राशिफल है ये ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। यदि व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना चाहते हैं तो मेरे मित्रों फिर विशेषज्ञ से, किसी भी विशेषज्ञ से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन यह गोचर का एक संकेत है जो आपको बता रहे हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्यता का भाव उत्पन्न किया होगा। धार्मिकता को तो थोड़ा सा केतु देव ने आपके बढ़ाया होगा मेरे मित्रों, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर आपकी जो थिंकिंग शार्प थी, उस शार्पनेस में कुछ कमी इस गोचर काल के दौरान आपने देखी होगी। भाई बहनों से कुछ दूरी आपकी बढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं यात्रा में कुछ परेशानी आपको फील हुई होगी, ऐसा आपने कुछ ना कुछ फील किया होगा। और मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत, प्रेम संबंधों में कुछ अलगाव की स्थिति, प्रेम संबंधों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की बातें आपने फील की होंगी 18 मई 2025 के बाद। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों यदि ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं, क्योंकि मेरे मित्रों यह राशिफल थोड़ा सा अलग हट करके है। यह प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है, लेकिन इसमें हम आपके जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को भी शामिल करते हैं जिससे कि आपको समझने इसको आसान लग सके। यहाँ पे सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, यदि ऐसा महसूस आपको हुआ
जो कि हमने आपको बताया, तो समझ लीजिए केतु देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। और जिन लोगों को 18 मई के बाद लाभ की प्राप्ति हुई, वो समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में केतु देव अच्छी स्थिति में है। अब बात करते हैं कि जो 17 अगस्त को सूर्य का गोचर हुआ है अपनी ही राशि में, यानी कि सिंह राशि में, नवम भाव में, तो यहां पर जो योग बना है उसका नाम है पितृ योग, ग्रहण योग, ग्रहण दोष। ग्रहण दोष का मतलब होता है कि राहु और सूर्य के साथ, जब राहु और केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा जब आते हैं, तो सूर्य या फिर चंद्र का शुभत्व प्रभाव मेरे मित्रों कम हो जाता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में है, यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि इत्यादि पाप ग्रहों की महादशा नहीं चल रही, तो मेरे मित्रों सूर्य देव यदि मजबूत होंगे, बस आप इस चीज पर फोकस कीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य देव बली अवस्था में है, उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए कई सकारात्मक रास्ते खोल सकता है। क्या क्या रास्ते खोल सकता है यह आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में नीच के हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तब आपको सूर्य देव को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। वो कैसे मजबूत हो सकते हैं? सूर्य देव का आशीर्वाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्रों के अनुसार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको मेरे मित्रों बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से सूर्य देव आपके विभिन्न जीवन के क्षेत्रों पर असर डाल सकते हैं, क्या प्रभाव है सूर्य का, क्या संकेत हैं सूर्य देव के। भाग्य के स्वामी सूर्य देव स्वग्रही होकर के अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से अचानक से आपको अवसर इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो सकते हैं, जो कि सकारात्मक होने की संभावना है। केतु की वजह से कुछ अनिश्चितता, कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि केतु मिस्ट्री है, केतु अनिश्चितता का प्रतीक है, केतु अप्रत्याशित का संकेत है। यह प्रत्याशित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विदेश से जुड़े काम, उच्च शिक्षा, प्रशासनिक कार्य में यदि आप हैं, तो यहां पर मजबूत यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव है, तो यह आपके लिए लाभ के मार्ग खोल सकते हैं। बिजनेस वालों को निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी इस गोचर काल के दौरान रखनी चाहिए। राहु और सूर्य का प्रभाव साझेदारी में थोड़ी सी उलझन ला सकता है। कैसे? राहु की दृष्टि सीधी आपके सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु पर राहु की दृष्टि होने से कुछ निर्णय लेने में गलती हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी निर्णय करियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित आपको लेना है, तो सोच समझ करके इस गोचर काल के दौरान आपको लेना चाहिए मेरे मित्र। अचानक से धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर बन रहे हैं, और अचानक से खर्च होने के संकेत भी यहाँ पर बन रहे हैं। सूर्य और केतु की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको अपने बजट बना करके ही 17 अगस्त से 16 सितंबर तक कार्य करने चाहिए। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। निवेश कोई करते हैं तो सोच समझ करके कीजिए, अनुभवी की सलाह लेकर के कीजिए। जल्दबाजी में अपनी तरफ से कोई भी निवेश करने से इस गोचर काल के दौरान आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए, क्योंकि केतु और सूर्य एक साथ हैं। धार्मिक कार्य, दान पुण्य, इसमें आपका खर्च होने की संभावना है, जिससे कि आपके भाग्य को यहाँ पर मजबूती प्राप्त हो सकेगी मेरे मित्रों। परिवार और संबंध, पिता के साथ थोड़े से वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस गोचर के दौरान जितना पिता की सेवा करेंगे, पिता से आशीर्वाद लेंगे, पिता के अनुभव के अनुसार कार्य करेंगे, उतना लाभ मिलने की उम्मीद आपको करनी चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि लाभ की उम्मीद है, क्योंकि सूर्यदेव नवम भाव में है। केतु विचारों में भिन्नता पिता से करा सकते हैं, लेकिन आप उससे ऊपर उठ करके पुरुषार्थ करके अपने पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भाई बहनों से थोड़ा सा कहते हैं ना, छोटी मोटी बात पर कुछ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य और केतु हैं, और राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है। रवि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, चतुर्थ के साथ साथ लगन पर रहेगी। भाई बहन, परिवारजन, इनसे मृदु भाषा में बात कीजिए, थोड़ा समय दिन को दीजिए। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन इस गोचर काल के दौरान हो सकता है मेरे मित्र। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है, बशर्ते आप ईगोइस्टिक ना हो। आप
जल्दबाजी में निर्णय न ले, आप गुस्से में कोई निर्णय न ले, तो यह आपके संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। विवाहित जो जातक है उनके ससुराल पक्ष से कुछ विवाद की स्थिति इस गोचर काल के दौरान बन सकती है, तो ससुराल जनों से संबंध मृदु बना करके रखें। कोई बात होती है तो उसको बैठ करके सुलझाएं। ऐसा नहीं कि यदि उन्होंने कुछ गलती की है तो आप भी गलती करें और कटु वचनों का प्रयोग करें। कटु वचनों का प्रयोग करने से मेरे मित्रों आपको यहाँ पर बचना चाहिए। यदि आप धैर्य रखेंगे, संयम से चलेंगे, तो आपके रिश्तों को एक नई मजबूती इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला होगा। ध्यान भटक सकता है, तो ऐसे में सहायता किसकी ले सकते हैं? गुरुजन की। गुरुजन की और पिता की सहायता लेकर के जहां ध्यान को आप एकाग्रचित कर सकते हैं, वहीं उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए गुरु के प्रति समर्पण और पिता के प्रति मन में, कहते हैं ना कि बस पिता ने जो कहा वो फाइनल हो गया, यानी कि पिता के किसी भी कहने की, पिता के किसी भी आज्ञा की आपको अवहेलना नहीं करनी मेरे मित्रों। यात्राओं में, थोड़ी सी धार्मिक यात्राओं में कहीं पर कुछ परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रोग्राम बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाथों हाथ प्रोग्राम बनाया और यात्रा शुरू कर दी, नहीं। पहले प्रोग्राम डिसाइड करें, उसके बाद तैयारी करें, फिर यात्रा करें, तो यह यात्रा के लिए शुभ हो सकता है। पितृदोष, पितृ योग और ग्रहण योग की वजह से मेरे मित्रों स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। पेट, आंख और हड्डियों से जुड़ी कुछ समस्या आपको हो सकती है, तो उसको नजरअंदाज ना करें। यदि ऐसा कुछ फील करते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपना उपचार कराएं। मानसिक तनाव से आपको बच करके रहना है, मन को शांत रखना है, खुश रहने का प्रयास करना है, तो यह गोचर आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। क्या करें क्या न करें? रोजाना सुबह को सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ईमानदारी और अनुशासन अपने जीवन में बना करके रखें। यात्राओं करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार मेरे मित्रों एक बार कर लेना चाहिए। आपके धर्म से, आपके आस्था से, आपके जो परिवार में रीति रिवाज है, उनसे जुड़े कार्यक्रमों में आपको प्रतिभाग मेरे मित्रों करना चाहिए संकेत के दौरान, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के प्रतीक है और सूर्यदेव और केतु मिले हैं, तो केतु पूर्व जन्म और इसी के साथ साथ जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके प्रतीक है। तो अगर परिवार में कोई रीति रिवाज आपके हैं तो परिवार के साथ उनको मनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाएं, यानी कि अपनी श्रद्धा रखें। पिता और गुरु से बिल्कुल भी विवाद इस गोचर काल के दौरान नहीं करना चाहिए। गलत संगति और झूठे वादों से आपको दूर रहना है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए और अहंकार और गुस्से से बचे। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, नॉर्मल उपाय के साथ साथ एक विशेष उपाय भी आपको बताएंगे जो शास्त्रोक्त है। रविवार को, और हम तो कहेंगे रोजाना, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। पितरों की शांति के लिए अमावस्या को तर्पण करें। धार्मिक स्थल को दान पुण्य इत्यादि करें। जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करें। और एक उपाय मेरे मित्रों, प्रत्येक रविवार को जो शास्त्रोक्त है, तो यहाँ सूर्य को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पीड़ित हैं, अंशवाइज कमजोर हैं, या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि सूर्य की कृपा आपको नहीं मिल पा रही, तो यह प्रयोग आपको करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त उपाय मेरे मित्रों और आपके जीवन में सकारात्मकता को उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक रविवार को दूध में केसर मिला करके उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसमें शक्कर डाल करके अपने पिताजी को दीजिए, गुनगुना दूध। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले किसी भी वक्त इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे आपके सूर्य को कहीं ना कहीं बल मिलेगा, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके कार्य बनने में आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत दिखने लगेंगे। कौन सी बात इस राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रार्थना में साबरमती साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।